फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हर स्वर की संख्या कितनी है? की संख्या कितनी है? हर स्वर की संख्या कितनी है? तो हर स्वर की संख्या कितनी है? तो हर स्वर की जो संख्या होती है वो 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन? और मिथुन, माइक को बंद करो। हर स्वर की संख्या कितनी है? हर स्वर की संख्या 5 है। और हर्षई, हर्षऊ, री और लिली, ये हर स्वर की संख्या होगी संस्कृत में। ठीक है, ये हिंदी व्याकरण नहीं, ये संस्कृत हम पढ़ा रहे हैं, संस्कृत व्याकरण पढ़ा रहे हैं। हाँ? उसके बाद फिर दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन है? दीर्घ स्वर का उदाहरण आप लोग को चुनना है। जैसे हम दे दिए ओ, हर्षई, री और आ। इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है उसको देखना। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? किसी को याद है? बताइए, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? बताइए, याद है किसी को? तो आप लिखवाए भी हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? बोलिए, है किसी को याद? जो दो स्वर सामान्य स्वरों से मिलकर यानी दृढ़ स्वर होने से बनते हैं। दो स्वर के मेल से जो बनता है। ठीक है, जैसे देखिए, आप हर स्वर दीर्घ स्वर होता है क्या? इसको हम लिखा देते हैं। देखिए, हर स्वर, या इसको मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मूल स्वर भी कहते हैं इसको। ये होता क्या है? तो हर स्वर, इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, एक मात्रा का समय लगता है ये। ठीक है, और ये इसकी संख्या कितनी है? तो ये 5 है। 5 में कौन कौन आता है? और, हर्षई, हर्षऊ, री और लिरी। ये संस्कृत व्याकरण में 5 है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण में कुल ये कितने हैं? 5 हो जाते हैं हर स्वर। ठीक है, हर स्वर, ये स्वर वर्ण आप लोग पढ़े ना। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण का ही 2 भेद है, एक हर्ष स्वर हो गया, एक दीर्घ स्वर हो गया, और एक प्लुत स्वर है। इनके 3 भेद हो जाते हैं इसके। ठीक है, चलिए हर्ष स्वर लिखिए जल्दी। ये सब क्वेश्चन संडे को आएगा आप लोग का। बाद में बोलिएगा नहीं सर पढ़ाए नहीं थे आप। लिख लिए?
सब्जेक्टिव भी रहेगा। सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब दीर्घ स्वर किसको कहते हैं, देखिए दीर्घ स्वर यहाँ पे लिख देते हैं। दीर्घ स्वर, अब दीर्घ स्वर क्या होता है, तो दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर या इसको संधि स्वर भी कहा जाता है। कहीं कहीं संधि स्वर भी लिखा हुआ मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो दीर्घ स्वर किसको कहते हैं, यानी कि दो मूल स्वरों के योग से जो स्वर बनते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे यानी कि इससे, यानी कि हर स्वर से इसमें ज्यादा मात्रा का समय लगता है। हर स्वर में एक मात्रा का समय लगा, इसमें दो मात्रा का समय लग जाता है। जैसे कि हम बोलेंगे आ बोलने में ज्यादा समय लगता है, अ बोलने में कम समय लगता है। अ बोला बोल गया, लेकिन आ बोलेंगे तो वहां पे दो ठो हो जाता है, यानी कि दो दो अ मिलके आ बनता है, ठीक है। तो दो मात्रा हो गया इसमें, देखिए एक मात्रा और दो मात्रा, यानी कि दो मूल स्वर के योग से, यानी कि एक ये स्वर हो गया, एक ये स्वर, और भी एक स्वर है, ये भी एक स्वर है। दो स्वर के मेल से जो बना आपका, ठीक है, वो क्या कराया, दीर्घ स्वर कराया। यानी कि दो मात्रा का समय लगता है इसमें दो मात्रा का समय लगता है, उसको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ हो गया, या और क्या हुआ, दीर्घई हो गया। दीर्घई भी कैसे बनता है, दीर्घई कैसे बनता है, हर्षई और हर्षई जोड़ के क्या बनता है, दीर्घई। तो दो स्वर का समय लगा दीर्घई में, ये भी दीर्घ स्वर हो गया, ठीक है। उसी तरह से फिर आपका क्या बन जाता है, हर्षऊ नहीं दुर्गहु। दुर्गहु भी कैसे बनता है, ये हर्षऊ और ये हर्षऊ मिलके क्या बना, दुर्गहु, ठीक है। इसको छोटी हर्षऊ बोला जाता है, इसको बड़े बड़े सर आवाज नहीं आ रहा है। अब री, तो री, उसके बाद फिर आपका आ जाता है ए, उसके बाद आए, ठीक है। चलिए जल्दी लिखिए, मिटाएंगे हम। ए आए, उसके बाद ओ, ऊपर ले लेते हैं ओ, आओ, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखिएगा कि दीर्घ स्वर में दो मात्राएं होती है। दीर्घ स्वर में कितनी मात्राएं होती है, दो मात्राएं होती है, ठीक है। कितने हो गए दीर्घ स्वर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए दीर्घ स्वर, और 5 हो गए हर्ष स्वर, ठीक है। 8 5 13, तो हिंदी संस्कृत में कितने हो गए, 13 स्वर वर्ण हो गए। चलिए जल्दी लिखिए, मिटाएंगे इसको। हो गया सर। ठीक, मेरा भी हो गया। सबका हो गया। अब जो क्विज होगा दो और होगा, यानी कि आपका हम भेज दिए लिस्ट में किसके किसके साथ है। दो टीम को एक जैसा आप पॉइंट आ गया है 6-6, तो वो दोनों को फिर चरचर वाले पॉइंट के साथ मिलना पड़ेगा पहले, उसके बाद फाइनल होगा। मिटा दें इसको, मिटा दीजिए सर।
दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो गई? 8। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? बोलिए। 8 है सर, 8। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो गई? अब बताइए नहीं किया, अभी तुरंत बताएगा। 8 है सर, आपको बोल के तैयार हो गए। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो गई? कितने लिखा है अभी हम? 8 अरे सर। जो लिखे हैं उसको भी तो गिन के देखिए कितना है। 8। 8। 8 दीर्घ स्वर हो गए। कितने? 8। 8 दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो जाती है? स्पर्श व्यंजन आप लोग जानते हैं? स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? बोलिए। नहीं। स्पर्श व्यंजन कौन सी वर्ग व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहा जाती है? बोलिए, याद है? नहीं। नहीं याद है। ठीक, किसी को याद नहीं है, यही ना? चलिए हम लिखा देते हैं इसको। स्पर्श व्यंजन पहले लिखाते हैं, उसके बाद फिर हम आप लोग को इसके बारे में फिर पढ़ाएंगे। ठीक है। देखिए, ऐसे स्पर्श व्यंजन की जो संख्या हो जाती है आपका, कुल स्पर्श व्यंजन की संख्या हो जाती है आपका 25। 25 स्पर्श व्यंजन है संस्कृत में। कितने हैं? 25। 25 स्पर्श व्यंजन है। ठीक है। स्पर्श व्यंजन क्या होता है कि कोई भी उच्चारण अगर हम कर रहे हैं तो मेरा दो अंग, शरीर का दो अंग वो स्पर्श होना चाहिए, तो वो सारे वर्ण मेरा स्पर्श व्यंजन में आ जाते हैं। ठीक है। शरीर का दो दो अंग, जैसे कि उच्चारण स्थान आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है। उच्चारण स्थान हम पढ़ाए हैं ना, जैसे कि क बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? वो कंठ से होता है ना। चौ बोलने से क्या होता है? तालू से। ठीक है। यानी कि स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, जैसे कि कंठ हो गया या तालु हो गया, ठीक है, या मुर्दा हो गया, या दांत हो गया, या ओठ हो गया, ओठ का स्पर्श करते हुए निकले। ठीक है। समझ गए आप लोग? तो उसको क्या कहेंगे? हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। ये घट के 7 स्टूडेंट हो गया, क्या बात है? समझ गया? ये क्या हो गया? मेरा स्पर्श व्यंजन हो गया। ठीक है।
तो स्पर्श व्यंजन क्या हो गया? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष यानी कि कंठ, तालु, मुर्दा, दांत, ओठ का स्पर्श करते हुए निकले तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहेंगे। उच्चारण स्थान के आधारित स्पर्श व्यंजन को बांटा गया है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन को उच्चारण स्थान के में बांटा गया। जैसे कि उच्चारण उच्चारण हम जैसे करते हैं क वर्ग, ये क वर्ग में बांट दिया, क ख ग घ। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे च वर्ग, ठीक है, जैसे हम बोलेंगे आपका ट वर्ग, जैसे बोलेंगे हम तो वर्ग। ठीक है, क वर्ग। अब जैसे क वर्ग, अच्छा देखिए क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? बोलिए तो क वर्ग का उच्चारण स्थान, बोलिए क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, क वर्ग का कंठ, क वर्ग का कंठ। ठीक है, कंठ है, इसको कंठ भी बोला जाता है, कंठ। ठीक है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर ये हो गया क वर्ग। लेकिन इसमें और भी आता है, क्या आता है? इसके अलावा भी आता है। कंठ से खाली क वर्ग का ही उच्चारण नहीं होता है, और क्या आ जाता है? ओ आ जाते हैं, आ जाते हैं, हो आ जाता है, और विसर्ग भी आता है कंठ से। ये सभी किससे आता है? कंठ से। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये टेस्ट में आएगा आप लोग का। ठीक है, उसके बाद फिर क वर्ग हो गया चो वर्ग। चो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? बोलिए। तालु। तालु, क्या बोलते हैं उसको? तालु। खाली तालु से चौ वर्ग का ही नहीं होता है, और भी है इसमें। हर्षई है, दीर्घई है, यो है, और तालव स्व है। यो और तालव स्व, ये सभी का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आ जाता है टो वर्ग। टो वर्ग क्या होता है? बोलिए, टो वर्ग का क्या हो जाएगा? मुद्रा से। मुर्दा, ये हुआ मुर्दा। ठीक है, ये सिर्फ टो वर्ग के लिए नहीं है, इसमें क्या आ जाते हैं? री आ जाते हैं, फिर री आ जाता है, उसके बाद फिर रो आता है, और ये वाला स्व आता है, ओ वाला स्व। ठीक है, चलिए जल्दी लिखिए, नीचे और लिखेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। ये मिटा देते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया मेरा। उसके बाद फिर आता है तो वर्ग। तो वर्ग का किससे होता है? तो वर्ग का दांत से। किससे? दांत से। तो वर्ग किससे आता है? दांत। ठीक है, जिसका उच्चारण स्थान दंत कहलाता है। क्या कहलाता है? दंत। दंत इसका उच्चारण स्थान कहलाया। अच्छा, कंठ ये हुआ। तालु से जो उच्चारण होगा उसको क्या कहते हैं? तालव्य। उसको हम तालव्य भी कहते हैं, यहाँ पे तालव्य भी लिख देते हैं। चलिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, जैसे ये तालु तालु हुआ, तो तालु को हम लोग क्या कहेंगे? तालव्य। ठीक है, तालु को हम लोग क्या कहते हैं? तालव्य। तो आकार लोग आधा वो
अब क वर्ग का क्या हो जाता है? मूर्धा। लेकिन इसका उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? इसका उच्चारण स्थान, ठीक है। उसी तरह तो वर्ग का होगा दांत से, तो वर्ग का किससे होगा? दांत से। लेकिन इसका उच्चारण स्थान दंत कहलाता है, ठीक है। उसके बाद फिर साउंड है क्लियर? यस सर। चलिए ठीक। तो ये तो वर्ग में दांत होता है, दंत, इसका उच्चारण स्थान दंत कहलाता है। और इसमें और भी आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं? लिरी होता है, लौ होता है, लिरी हो गया, लौ हो गया और सो हो गया, ठीक है। ये दांत से होता है। उसके बाद फिर आपका होता है प वर्ग। प वर्ग का किससे होता है? ओट से सर। प वर्ग का बोलिए। ओट से। ओट से, जिससे ओट से, लेकिन इसका उच्चारण ओष्ठक कहलाता है, ओष्ठक, ठीक है। ओष्ठ कहलाता, ओष्ठ, ठीक ना। अब इसमें और भी हो जाता है, जैसे कि हर्षऊ, दुर्गहु, हर्षऊ, दुर्गहु, ठीक है। उसके बाद फिर होता है नासिक। ये नासिक में कौन सा वर्ग आते हैं? नासिक में कौन सा आते हैं आपका? नासिक हो गया आपका यो, मो, अंगो, नो और नो, जिससे आवाज नाक से भी निकलता हो, ठीक है। उसको हम लोग नासिक कहते हैं, नाक से आवाज निकलता है इसका, इसको हम लोग नासिक कहते हैं, नासिक, ठीक है। और इसका उच्चारण स्थान अनुनासिक भी होता है, ये नाक से निकलता है, इसलिए इसको अनुनासिक, अनुनासिक, ठीक है। उसके बाद फिर होता है ए है। ए आई का उच्चारण स्थान क्या है? इसको मिटा दे नीचे। यस सर। मिटा दें, ठीक। ए आई का उच्चारण स्थान क्या होता है? ए आई का उच्चारण स्थान हो जाता है कंठ और तालु। क्या होता है? कंठ और तालु, कंठ और तालु होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, ठीक है। उसके बाद फिर ओ आओ, ओ आओ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक है। उसके बाद फिर होता है वो का उच्चारण स्थान कहां से होता है? वो का उच्चारण है दांत और ओठ से, दांत और ओठ से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दंथोष्ठ, दंथोष्ठ, ठीक है। उसके बाद फिर होता है, चलिए इतना हो गया, काफी है। अनुस्वार एक बचता है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान, अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिक, अनुस्वार का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा
अनुस्वार, अनुस्वार का होता है अनुस्वार, अनुस्वार यानी कि नाक से हवा नहीं निकलता है, ठीक है। सनुनासिक कहते हैं इसको, सनुनासिक, ठीक है। चलिए इतना लिखिए आप लोग जल्दी। हो गया सर। सबका हो गया? यस सर। ठीक। सर वीडियो पॉज। आवाज जा रहा है मेरा? चलिए सोनल आप बताइए, उपसर्ग किसे कहते हैं? क्या सर? उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग नहीं पता। नहीं पता? कोमल तुम बताओ, क्या सर? उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग पढ़ा होगा सर इसमें। वो तो होगा, लेकिन उपसर्ग कहते किसको है? हम बताएं जो सर। आगे में शब्द अगर आ जाएगा एग्जाम में उपसर्ग किसे कहते हैं, क्या लिखिएगा? आप बताएं सर। रुको मैं कर करके पूछ रहे हैं। कोमल यस सर। उपसर्ग किसे कहते हैं? जिस शब्द पढ़ती है का मेरे एकदम में पढ़ती है। हाँ? इतना बढ़िया से लिखाए हैं हम, तब तुम नहीं याद करती है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है। गजब हाल है ये लोग का, एकदम पढ़ने नहीं करती है एकदम। कितना बार लिखवाएंगे बताओ, एक ही चीज को कितना बार लिखवाएंगे हम? प्रिंस रीगा, उपसर्ग किसको कहते हैं? जो शब्दांश के आगे में जुड़कर उसका अर्थ बदलते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक, लिखवाए थे कभी हम? हाँ सर। तो कोमल को क्या नहीं याद है फिर? जब लिखवाए तो इसको भी याद होना चाहिए। तो याद ही नहीं करेगी तो याद कहां से रहेगा? याद करवे नहीं करेगी तो याद कहां से रहेगा बताओ? देखो
उपसर्ग हम फिर से लिखवा देते हैं। उपसर्ग जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। ठीक है, मतलब होता है जो शब्दांश शब्दों के आदि मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, आदि मतलब पहले में जुड़कर उनके अर्थ ठीक है में कुछ विशेषता लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। इसको क्या कहते हैं, उपसर्ग। अब देखिए, अब इसमें हमको उपसर्ग चुनना है। तो प्रभवा में उपसर्ग चुनना है। ठीक है, तो प्रभवा में उपसर्ग चुनना है। तो भवा मतलब क्या होता है, होना, और इसके आगे प्र लग गया, प्रभवा। तो ये प्र हो गया, यानी कि प्र मेरा इसमें क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, प्र उपसर्ग हो गया। ठीक है, उसी तरह से जैसे हम लेंगे हार मतलब क्या हुआ, हार जाना। इसके आगे हम जोड़ देंगे प्र, तो ये क्या हो गया, प्रहार मतलब क्या हुआ, आक्रमण करना, प्रहार करना मतलब उसको मारना। ठीक है, तो ये प्रहार हो गया। उसी तरह से हम लेंगे और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हार से ही लेते हैं। हार मतलब हुआ हार जाना। इसके आगे लगा दीजिए आप नहीं तो ये क्या हो गया, आहार। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, पर इसमें क्या उपसर्ग हो गया, आ। यानी कि ये हार के साथ अगर आ लगा था, आहार हो गया, आहार मतलब भोजन। ठीक है, इसका अर्थ को ही बदल देता है, अर्थ में कुछ विशेषता को ला देता है। ठीक है, कोई भी शब्दांश शब्दों के आदि मतलब पहले, ये आदि हुआ, इधर वाला आदि हो गया, और इधर वाला क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। पीछे जुटेगा तो अंत, और आगे जुटेगा तो आदि। ठीक है, पहले में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाता है, उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। बस ये पढ़ना हमको। और है क्या इसमें, चलिए लिखे जल्दी। हो गया सर। हो गया, होता तो बहुत जल्दी है लेकिन याद नहीं होता है। चलिए मिटा दें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो उपसर्ग से बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा आपका, ये ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन रहेगा उपसर्ग से। उपसर्ग का आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, अन्यथा तब संडे दिन फेल होइएगा फिर। ठीक है सर कितना क्वेश्चन रहेगा, कुल क्लास में 70 क्वेश्चन है। आज हम इतना ही क्वेश्चन बताएंगे, फिर कल क्लास होगा। कल फिर 57 हो गया। कल का क्लास 9:15 तक चलेगा। ठीक है, आप लोग रेडी होके बैठिएगा, और 8 बजे क्लास ज्वाइन होना है। 8 बजे, कल से 8 बजे से लेके 9:15 तक क्लास चलेगा कल का। ठीक है, कल पूरा क्वेश्चन बना के खत्म कर देना है। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना सही रहेगा।